नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आपके साइंस बॉक्स पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फूड का डाइजेशन कैसे होता है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि ये जो प्रोसेस है उसको हम दो मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसमें दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। पहली जो है वो मैकेनिकल प्रोसेस है, मैकेनिकल प्रोसेस, और दूसरी जो है वो केमिकल प्रोसेसेस भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो मेनली दो प्रोसेसेस जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं डाइजेशन में। सबसे पहले जब हम फूड जो है वो लेते हैं तो क्या होता है कि हमारे मुंह के साइज से बड़ा होता है फ्रूट, मान लो। तो जब हम इसको खाने के लिए ट्राई करेंगे तो हमें इसको सबसे पहले फ्रेगमेंट्स में काटना पड़ेगा, मास्टिकेट करना पड़ेगा। तो जो ये मास्टिकेशन प्रोसेस है वो टीथ के थ्रू होएगी, और टीथ के थ्रू जब हम इसको काटेंगे तो ये मैकेनिकल प्रोसेस का हिस्सा हो जाता है। अब जब काटने के बाद उसको च्यूई करना है, चबाना है उसको, तो वो भी एक मैकेनिकल पार्ट है। अब चबाने के साथ साथ में हमारी टंग भी पार्टिसिपेट करती है उसको मिलाने में। उसके बाद हमारी जो टंग के आसपास बकल कैविटी के अंदर जो हमारी जो सलीवा है, जो हमारी लार है, तो सलीवा हमारी उसको क्या करती है, उसके और डाइजेशन में हेल्प करती है। जैसे उसमें अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगी एमाइलेज। तो उसका रोल क्या हो गया, वो केमिकल प्रोसेस का पार्ट हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें बकल कैविटी की मेनली, तो बकल कैविटी जो है हमारी बहुत ही मेन रोल प्ले कर रही है। सबसे पहले जब हमने इंटेक करा फूड का, तो उसको सबसे पहले उसको मास्टिकेट करने के बाद जो है उसको चबाना है, उसको च्यूई करना है। तो बकल कैविटी में जो है वो दो काम हो रहे हैं। पहला काम उसका हो रहा है मास्टिकेशन, दांत उसको काटने का या चबाने का काम कर रहे हैं, और दूसरा काम उसका हो रहा है स्वेलोइंग उसका। तो बकल कैविटी ये दोनों जो ये काम हो रहे हैं, इनको क्या कर रही है, फैसिलिटेट कर रही है। और इसके लिए टीथ और टंग, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले जो है वो ऑर्गन है। और इसके साथ अगर देखा जाए तो तीसरा कंपोनेंट जो है वो सलीवा है, जो हमारी लार है, वो कर रही है ये। जब ये तीनों ही चीजें काम करती हैं तो जो हमने जो फूड खाया है उस फूड के ऊपर ये काम करके उसका बोलस बना देती है। उसको टीथ उसको मास्टिकेट कर रहे हैं, टंग उसको मिलाने का, चबाने का काम कौन कर रहा है, टीथ कर रहे हैं। टंग क्या काम कर रही है, मिलाने का काम कर रही है, उसको ऊपर नीचे स्पून वाला काम कर रही है। वो सलीवा क्या काम कर रही है, उसके उसको जो है वो मिक्सिंग में हेल्प कर रही है, उसके जो है वो लुब्रिकेट कर रही है उसको, ताकि वो आसानी से जो हमने खाया हुआ है वो मिक्सअप हो सके। जब मिक्सअप होने के बाद फाइनली जब वो तैयार हो गया, जो हमने चबा लिया खाना, तो वो बॉलस के रूप में बन गया। अब वो बॉलस जो है उसको स्वेलो करना है, तो अब जो हमारी बकल कैविटी है उसके आगे वो कहाँ ले जाता है, उसको फेरिंग्स में ले जाता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिग्लूटेशन। ये डिग्लूटेशन जो है ये क्या है, ये स्वेलोइंग प्रोसेस है, ये स्वेलो करना है किसको। और फेरिंग्स के बाद जो है वो ईसोफेगस में जाता है। ईसोफेगस में खाना चला गया, और वहां पे क्या है, उसकी और कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होती ना, वहां मिक्सिंग का। सिर्फ वो एक जो हमारा फेरिंग्स है उससे स्टमक में भेजने का काम कर रहा है, सिर्फ पाइप का काम कर रहा है ईसोफेगस। हाँ, ये इसमें जरूर है कि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है ये, कि ये फूड के साइज के हिसाब से ही ये शेप मतलब छोटी बड़ी हो जाती है इसकी। तो ये जो है वो इसको लगातार मॉइस्ट बनाए रखने के लिए जो वो हमारे ओरल कैविटी से जो है वो सलीवा इसको मॉइस्ट रखती है। और ये इसोफेगस के बाद जो है वो फूड जो है वो किस में चला जाता है, स्टमक में चला जाता है। और स्टमक में जाने के लिए स्टमक के पास, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये फूड पाइप आ रही है हमारी और स्टमक में खुल रही है। तो यहां जैसे एक स्फिंक्टर है, जो एक दरवाजा लगा हुआ है, जो बैक फ्लो को क्या है, रोकता है, जो बैक फ्लो नहीं होने देता फूड का। तो इस स्फिंक्टर को कहते हैं
गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, इसको क्या कहा जाएगा? गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। तो जो हमने खाना खाया उसको वापस नहीं आने देता, पर जब हमें वॉमिट आती है, वॉमिट के जैसे हमें फीलिंग आती है, तो उस टाइम ये खाना हमारा बैक फ्लो होने की कोशिश करता है। अब जब ये स्टमक के आगे खाना जब जाता है फर्दर इंटेस्टाइन में, तो वहां भी इंटेस्टाइन के साथ जो है एक स्फिंक्टर है स्टमक का, उसको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। अब उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सलीवा के बारे में। अब ये सलीवा जो है ये बहुत ही अमेजिंग चीज है। अमेजिंग कैसे है कि ये ओरल कैविटी में जो है वो हमारे ओरल कैविटी का पीएच मेंटेन करती है 6.8, जो कि हमारे माउथ के लिए सुइटेबल होता है। अगर हमारे माउथ की पीएच एसिडिक हो जाए तो बड़ी मुश्किल होएगी, तो हमारी जो डेंटल डिके प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, तो दांत खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं अगर पीएच बढ़ या घट जाए। अब सलीवा की कंपोजिशन की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स, अब इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं? जैसे सोडियम हो गया, पोटाशियम, फिर क्लोरीन हो गया, फिर बाइकार्बोनेट आयंस हो गए। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स भी सलीवा में पाए जाते हैं। और अगर एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सलीवा में। और सबसे पहले हम बात करते हैं सलीवरी एमाइलेज की। ये एंजाइम जो है वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट कर देता होता है हमारी बकल कैविटी के अंदर। तो 30% जो स्टार्च जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट हमारे मुंह के अंदर ही। और साथ में और एंजाइम भी होते हैं जैसे लाइसोजाइम होते हैं, जो कि जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं अगर हमारे फूड में या हमारे माउथ में कहीं बाई चांस बैक्टीरिया आ जाए, तो लाइसोजाइम जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, बैक्टीरिया को मार देते हैं, उनको हमारे माउथ के अंदर जो है वो सरवाइव करने नहीं देते हैं। तो ये सलीवा का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बाकी प्रोटीन्स और फैट्स का डाइजेशन जो है वो माउथ में स्टार्ट नहीं होता है, उसके लिए जो है वो आगे फर्दर जो है वो स्टमक और इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन का काम चलता रहता है। फिर हम बात करते हैं स्टमक की। तो स्टमक जो है, स्टमक एक बैग है। जैसे बैग में हम चीजें रखते हैं तो वैसे ही टेम्परेरीली जो है वो फूड हमारा इसोफेगस से जब आता है तो वो किस में आता है? स्टमक में। और स्टमक के 3 पार्ट्स हैं, एक है कार्डियक, दूसरा है फंडस और तीसरा है पाइलोरिक। पाइलोरिक या इसको पाइलोरस भी कहते हैं। तो इसके अंदर मेनली जो है वो प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है, क्योंकि मेन इसका फैक्टर है, इसका जो मेन फैक्टर है दैट इज पीएच। और स्टमक की पीएच जो है वो एसिडिक होती है। और एसिडिक कितनी की? 1.2 से लेके 3 तक, इसके अराउंड होती है। तो एसिडिक पीएच जो है जो प्रोटीन को क्या कर देती है? डीनेचर कर देती है, उसको तोड़ना स्टार्ट कर देती है क्योंकि प्रोटीन जो है अगर उनको एसिडिक मीडियम दिया जाए तो वो डीनेचरेशन स्टार्ट हो जाती है, उनका टूटना स्टार्ट हो जाता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं स्टमक की म्यूकोसा की। अब स्टमक में जो म्यूकोसा है, स्टमक में जो म्यूकोसा है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ये क्या काम करते हैं? तो मेनली ये जो है वो 3 टाइप्स के हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है मेनली कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के। पहला है म्यूकस नेक सेल्स। अब ये म्यूकस नेक सेल्स जो हैं ये क्या काम करते हैं? ये म्यूकस को स्क्रीट करते हैं, म्यूकस पैदा करते हैं। दूसरी चीज है पेप्टिक सेल्स। पेप्टिक सेल्स या इनको हम क्या कह देते हैं? चीफ सेल्स भी कहते हैं इनको, चीफ सेल्स। अब पेप्टिक या चीफ सेल्स ये क्या करते हैं? ये पेप्सिनोजन बनाते हैं।
पेप्सिनोजन का फॉर्मेशन करते हैं। और तीसरे सेल्स जो हैं वो पेराइटल सेल्स हैं। पेराइटल सेल्स या इनको ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहा जाता है। अब पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स क्या काम करते हैं? ये स्क्रीट करते हैं HCl। HCl को क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एसिड की स्क्रीशन करती है और साथ में कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर भी स्क्रीट करते हैं। साथ में क्या होते हैं? कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स की भी स्क्रीशन करते हैं, जो कि किस में हेल्प करते हैं? ये जो विटामिन B12 होता है उसकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं वो फैक्टर्स। तो अब हम बात करते हैं स्टमक के, कि जो स्टमक है ये क्या काम करता है। अब स्टमक हमारा जो है ये फूड को स्टोर करता है। कितने के लिए करता है? 4 से 5 आवर्स तक जो है वो ये इनका स्टोरेज टाइम है। और जो फूड है उसकी मिक्सिंग कर देता है, उसको मिक्सअप कर देता है, उसको उसके बॉल्स बना देता है अलग अलग। तो ये मिक्सिंग का काम बहुत जरूरी है जो फूड का होता है। तो साथ में जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस जो हैं, जो यहां इसके अंदर जो सिक्रीशन हो रही है उसको गैस्ट्रिक सिक्रीशन कहा जाता है। तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो है उसमें ये सारी चीजें हैं, म्यूकस भी है, पेप्सिनोजन भी है, HCl भी है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स भी है। तो ये सारा मिला के इसको गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। तो ये एक्ट करता है फूड के ऊपर। अब इसके बाद क्या होता है? जो जो ये मिक्सिंग मूवमेंट्स हैं उनको क्या कहते हैं? चर्निंग कहते हैं। चर्निंग का मतलब जैसे लस्सी, हम दही को मिक्स करके जब हम एक प्रोसेस है दही से लस्सी बनाने की और मक्खन निकालने की, उसको चर्निंग कहा जाता है। तो चर्निंग करने के बाद जो है वो इकट्ठा हो जाता है ये सारा का सारा फूड चर्निंग प्रोसेस के थ्रू। और एक चीज की फॉर्मेशन होती है जिसको हम कहते हैं काइम। तो क्या बनता है? चर्निंग के बाद फूड से काइम बनता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? काइम बन गया। अब ये जो मिक्स बना ये सारा, ये काइम बन गया। अब काइम जो है, अब इसको एक्सपोजर मिलता है गैस्ट्रिक जूसेस का। अब यहां पे एक एंजाइम है जो इनएक्टिव फॉर्म में है, जो एक एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिनोजन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म है, जिसको प्रो एंजाइम कहते हैं, है ना। तो जब उसको एक्सपोजर मिलता है, जब उसको एक्सपोजर मिला HCl का, तो वो क्या करेगा कि एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बन जाता है? पेप्सिन बन जाता है। और जैसे वो पेप्सिन बना तो जो ये प्रोटीलिटिक एंजाइम है और प्रोटीन्स को तोड़ना स्टार्ट कर देता है। मतलब जो प्रोटीन्स हैं वो पेप्टाइड्स में टूटनी स्टार्ट हो जाती है। अब पेप्सिन प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स बना देता है। ये पेप्सिन क्या करता है कि प्रोटीन्स को तोड़ता है और उससे क्या बना देगा? पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस, ये बना देता है। तो मतलब कि HCl जो पेराइटल सेल्स बना रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेप्सिनोजन के लिए, जिनको पेप्टिक सेल्स बना रहे हैं। और ये जो है पेप्सिन प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स में तोड़ देता है और प्रोटियोसिस में तोड़ देता है। अब उसके बाद जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स हैं जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर हैं, वो लुब्रिकेशन में हेल्प कर रहे हैं और म्यूकोसल एपिथेलियम जो होती है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स की। और जो बाइकार्बोनेट्स हैं वो क्या काम करते हैं? ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो हैं, इनका काम ये है कि ये जो दीवार है, ये अंदर वाली जो दीवार है इसके वाली, ये स्टमक की जो दीवार है, इसको एसिड के इफेक्ट से रोकती है। ये एसिड का इफेक्ट इस पे निल हो जाता है, ताकि ये कौन कर रहा है? म्यूकस। और दूसरा साथ में क्या चीज है? बाइकार्बोनेट। तो ये
हेल्प करते हैं HCl के प्रभाव को कम करने में। अब जिन लोगों को एसिडिटी हो जाती है, उनके पेट में जलन स्टार्ट रहती है। जलन कैसे स्टार्ट रहेगी कि HCl उसको जलाना स्टार्ट कर देता है, इतना एक्सेस में बन रहा है कि ये कम पड़ रहे। अब उसके बाद अगला काम किसका है, फिर HCl जो है वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है पीएच के लिए, जो कि पेप्सिन्स के लिए जरूरी है। अब एक यहां पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, स्मॉल चिल्ड्रन जो होते हैं, छोटे बच्चे, इनकी बॉडी में, इनके जो स्टमक है उसमें एक चीज बनती है जो बड़ों में नहीं बनती। छोटी एज में ये रेनिन पैदा करते हैं। रेनिन क्या करती है, रेनिन एक जो एंजाइमेटिक सिक्रीशन है जो बच्चों में पैदा हो रही है। अब ये क्या काम कर रही है, ये प्रोटीओलिटिक एंजाइम है और बच्चों के गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। ये मिल्क प्रोटीन जो होते हैं, जो मिल्क प्रोटीन्स होते हैं, बच्चे दूध ज्यादा पीते हैं, खाना नहीं खाते, तो उनके मिल्क प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। तो ये जब ये डाइजेस्ट करेंगे तो उसके लिए कौन सा एंजाइम चाहिए मिल्क प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए, रेनिन। और इसमें जो है वो लाइपेजेस भी होते हैं, कुछ अमाउंट तक जो है वो लाइपेजेस भी पाए जाते हैं जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हैं, जो कि लिपिड्स के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, पर ये बड़ी कम क्वांटिटी में होते हैं। अब हम अगली बात करें, अब हम इसके बाद बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहां पे डाइजेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो, चाहे वो प्रोटीन्स का डाइजेशन हो, चाहे वो फैट्स का डाइजेशन हो। और कौन से पार्ट में होती है, वो ड्यूडेनम में होती है। उसके बाद जो बचा हुआ थोड़ा बहुत डाइजेशन है वो जेजुनम में होता है। बाकी इसका जो तीसरा पोर्शन है, जो एलिमेंट्री कैनाल का थर्ड पोर्शन है, दैट इज इलियम, उसमें एब्जॉर्प्शन होती है जो डाइजेस्टेड फूड है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहां पे वाटर या कुछ मिनरल्स हैं, उनकी डाइजेशन होती है। तो हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब इसकी जो यहां पे फूड जो है वो फर्दर जो है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से आगे मूव हो रहा है। वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो ईसोफेगस से स्टार्ट हो जाती है। तो इंटेस्टाइन में जो है वो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स जो है वो थॉरली मिक्सिंग करती हैं फूड की, और फिर उससे डाइजेशन में और हेल्प करती है। अब हमने यहां देखा था कि जो स्टमक है उसके बाद खाना जो है वो ड्यूडेनम में आता है। और ड्यूडेनम में यहां पे एक चीज है जिसको हम कहते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स, जो डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करती है। एक है लिवर और दूसरा है पैनक्रियाज। लिवर जो है उसके साथ में गॉल ब्लैडर भी है। तो ये तीनों ऑर्गन जो है वो अपनी अपनी एक्सक्रीशन जो है वो ड्यूडेनम में डाल देते हैं हेपेटोपेनक्रेटिक डक्ट के थ्रू। और यहां पे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई भी है, वो एक अलग टॉपिक है, उसको हम आने वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब यहां पे जो बाइल, पेनक्रेटिक जूस और इंटेस्टाइन जूस जो है वो ये स्क्रीशन जो है वो ये सारी की सारी स्क्रीशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। पेनक्रेटिक जूस और बाइल जो है वो हेपेटोपेनक्रेटिक डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इनको पोर किया जाता है, डाला जाता है। अगर हम पेनक्रियाज में बात करें, अगर हम बात करते हैं पेनक्रियाज की, तो इसमें इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। जो एंजाइम्स हैं, पैनक्रेटिक एंजाइम्स हैं, ये इनएक्टिव फॉर्म में है। कौन कौन से एंजाइम हैं? एक तो ट्रिप्सिनोजन, दूसरा एंजाइम है काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेज, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेज, एमाइलेजेज। ये पेनक्रेटिक एमाइलेज है, जो ओरल कैविटी में था वो स्लिबरी एमाइलेज था। फिर लाइपेजेज और न्यूक्लियसेज,
ये पैनक्रियाटिक न्यूक्लियेज है, पैनक्रियाटिक लाइपेज है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, काइमोट्रिप्सिनोजन है, ट्रिप्सिनोजन। ये सारे एंजाइमेटिक सिक्रीशन जो हैं ये पैनक्रियाटिक जूस का पार्ट है। जो ट्रिप्सिनोजन है, जो ट्रिप्सिनोजन है, ट्रिप्सिनोजन को एक इंटेस्टाइनल एंजाइम है। अब यहां पे जब ये ट्रिप्सिनोजन इंटेस्टाइन में आ गया तो इंटेस्टाइन एक छोटी सी सिक्रीशंस निकालती है, उसको हम एंटेरोकाइनेज कहते हैं, एंटेरोकाइनेज। ये सिक्रीशन इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से निकलती है। ये इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइनल ये अंदर की वॉल है, तो ये म्यूकोसा है इंटेस्टाइनल। यहां से सिक्रीशन निकल रही है जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज। ये एंटेरोकाइनेज किसके ऊपर एक्ट कर रही है? ट्रिप्सिनोजन के ऊपर। और ट्रिप्सिनोजन क्या बन रहा है? ट्रिप्सिन। अब ये ट्रिप्सिनोजन किस में बदल गया है? एक्टिव फॉर्म में बदल गया है। इसने क्या बना दिया? ट्रिप्सिन बना दिया। अब ये ट्रिप्सिन क्या करता है? ये दूसरे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है जो पैनक्रियाटिक जूस में है। अब ये ट्रिप्सिनोजन क्या करता है? एक्टिवेट अदर एंजाइम्स। ये दूसरे एंजाइम्स को जो पैनक्रियाटिक जूस में है उनको एक्टिवेट करता है। अब हम बात करते हैं बाइल की। अब बाइल जो है इसको ड्यूडेनम में इसको भी रिलीज किया जा रहा है। तो पहले तो हमने बात की पैनक्रियाटिक एंजाइम्स की, अब हम बात करते हैं बाइल की जो गॉल ब्लैडर से आ रहा है। इसको ड्यूडेनम में जैसे ही डाल दिया तो बाइल में दो पिगमेंट्स होती हैं, एक तो होती है बिलीरूबिन और दूसरी होती है बिलीबर्डिन। एक का कलर ग्रीन होता है, एक का कलर येलो होता है। तो जब ये दोनों ही मिक्स इकट्ठे आती हैं तो ये येलोइश ग्रीन कलर कर देती हैं बाइल का। साथ में बाइल के अंदर बाइल सॉल्ट्स भी होते हैं, बड़े सारे बाइल सॉल्ट्स होते हैं। जो सॉल्ट्स होते हैं वो अपना अपना रोल प्ले करते हैं। फिर इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है और फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। पर याद रखने वाली बात इसमें यह है, इट कंटेन्स नो एंजाइम्स। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता इसमें। और बाइल की अगर बात की जाए तो ये इमल्सिफिकेशन का काम करता है। किसकी इमल्सिफिकेशन करता है? फैट्स की करता है, लिपिड्स की करता है, घी तेल की इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब अगर सिंपल देसी लैंग्वेज में समझा जाए तो धोना होता है। जैसे हम अपने हाथों को अगर उसमें चिकनाहट लगी हुई है तो हम साबुन से जैसे साफ करते हैं, तो साबुन उस चिकनाहट को अपने साथ ले लेता है और उसको वॉश करने में हेल्प करता है, इमल्सिफाई करने में हेल्प करता है। तो ये इमल्सिफाई का मतलब कि उस तेल को तोड़ेगा, लगेगा, वो साफ हो जाएगा। पर हमारे पेट में वो धोना नहीं है जो हम हाथों का धोना है। यहां पे खाना जो है, हमने घी खाया, तेल खाया, उस घी को एब्जॉर्ब करने के लिए पहले उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, मतलब उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा। तो इसको तोड़ने के लिए ऐसी चीज की जरूरत है जो साबुन जैसी हो, और जैसे ही वो साबुन के जैसी होगी ये उसको तोड़ देगी, इमल्सिफाई कर देगी, और इसके फिर एब्जॉर्प्शन में तब हेल्प मिलेगी। तो बाइल जो है वो एमल्सिफाई करता है। अब जब किसी को जो ब्लैडर स्टोन हो जाता है, ये गॉल ब्लैडर वाला, तो उसका जैसे ही गॉल ब्लैडर रिमूव कर देते हैं तो क्या होता है, उस बंदे को फैट्स वाली चीजें खाने के लिए मना किया जाता है, डिनाई किया जाता है कि आपने फैट्स वाला, तेल वाला फूड नहीं खाना है। हॉर्स के अंदर गॉल ब्लैडर एब्सेंट होता है, जो पिजन है उसमें गॉल ब्लैडर एब्सेंट होता है, जो चूहा है, रैट है, उसमें गॉल ब्लैडर एब्सेंट होता है। सो हॉर्स अवॉइड फैट्स, उसकी डाइट में खुश्क डाइट दी जाती है उसको, ताकि उसको
कोई अंदर प्रॉब्लम ना हो डाइजेस्टिव सिस्टम में, और अच्छे से उसका डाइजेशन होता रहे। तो मतलब गॉल ब्लैडर जो है वो डील विद द फैट्स। अब उसके बाद हम बात करते हैं जो बाइल जो है वो ये लाइपेजेस एंजाइम जो है वो लिपिड्स को जो डाइजेस्ट करते हैं इसको एक्टिवेट करने का काम करते हैं। क्या करने का काम करते हैं? एक्टिवेट करने का काम करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं इंटेस्टाइनल मिकोसा की। जो इंटेस्टाइनल मिकोसा के या इंटेस्टाइनल जो जूस है वो क्या काम करता है और क्या क्या रिलीज होता है। तो इंटेस्टाइनल मिकोसा जो है, ये जो एपिथेलियम होती है इंटेस्टाइन की, इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियम है उसमें गॉबलेट सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं? गॉबलेट सेल्स होते हैं। वो क्या काम करते हैं? गॉबलेट सेल जो होते हैं इंटेस्टाइन में वो म्यूकस क्रिएट करते हैं। क्या चीज क्रिएट करते हैं? म्यूकस। अब ये स्क्रीशन जो है, जो मिकोसा से जो स्क्रीशन आती है, अब मिकोसा तो एक ऐसी लेयर है इसकी कि जिसमें जो सेल्स हैं वो ब्रश वाले हैं, ब्रश बॉर्डर है वो। अब ये सेल जो है, इसमें गॉबलेट सेल जो है वो इंटेस्टाइनल जूस तैयार करता है। इंटेस्टाइनल जूस, जो इंटेस्टाइनल जूस है इसको हम सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्कस एंटेरिकस। इसको क्या कहा जाता है? सक्कस एंटेरिकस। और ये जूस जो है इसमें बड़ी किस्मों के एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन भी डाइजेस्ट करते हैं, फैट्स को डाइजेशन में हेल्प करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम डाइसैकेराइड्स के डाइजेशन की बात करें, अभी यहां पे लास्टली टूट रहा है, तो डाइसैकेराइड को तोड़ने के लिए एक एंजाइम का रोल प्ले होता है। डाइसैकेराइड का मतलब जैसे माल्टोज है, तो माल्टोज को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम है? माल्टेज एंजाइम देगा ये। डाइपेप्टाइड्स को तोड़ने का काम करता है। डाइपेप्टाइड्स को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम काम करेगा? डाइपेप्टाइडेजेस। फिर लिपिड्स को तोड़ने का काम लाइपेजेस करता है। फिर न्यूक्लियोसाइड्स को तोड़ने का काम न्यूक्लियोसाइडेजेस। अब ये फाइनली जो है ये यहां पे डाइजेशन हो रहा है। तो ये सारा कौन कर रहा है? इंटेस्टाइनल जूस के थ्रू हो रहा है। जो म्यूकस है वो बाइकार्बोनेट्स के साथ जो है, जो बाइकार्बोनेट्स जो है वो पेनक्रियास से जो आए उससे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को बचाती है, ताकि जो एसिड जो है वो जो स्टमक से जो एसिड आ रहा है वो स्टमक उस एसिड के थ्रू जो है वो इंटेस्टाइन को खराब ना कर दे। तो इंटेस्टाइन यहां पे क्या कर रही है कि जो म्यूकोसा है, म्यूकस है और साथ में जो बाइकार्बोनेट्स जो हैं जो पेनक्रियास से जो आ रहे हैं उनके थ्रू जो है वो प्रोटेक्ट करती है। किसको करती है? म्यूकोसा को करती है। जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है उसको प्रोटेक्ट कर रही है। किससे कर रही है? HCl के इफेक्ट से। HCl के इफेक्ट से उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसको कौन सा मीडियम प्रोवाइड करती है? एल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड कर देती है, ताकि फूड का डाइजेशन भी हो पाए और जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन है वो बची भी रहे। अब सब म्यूकोसल ग्लैंड होते हैं यहां पे प्रेजेंट। एक ग्लैंड होते हैं जिनको सब म्यूकोसल ग्लैंड कहा जाता है, या उनको एक और नाम से जाना जाता है ब्रूनर ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो वो पीएच को 7.8 मेंटेन रखने का काम करते होते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं कि जो प्रोटीन, प्रोट्यूजेज या पेप्टोन जो हैं उनको कैसे हाइड्रोलाइज किया जाता है, जो काइम में से हैं। तो इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो कुछ प्रोटियोलिटिक एंजाइम हैं जो कि पैनक्रियाटिक जूस से आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम प्रोटीन का डाइजेशन है। एक तो जो प्रोटीन्स, फिर पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज, इनका डाइजेशन के लिए हमें
ट्रिप्सिन चाहिए, काइमोट्रिप्सिन चाहिए और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज चाहिए। ये किस चीज में तोड़ देते हैं इनको? पेप्टाइड्स में तोड़ देते हैं, या उनको डाइपेप्टाइड्स में तोड़ देते हैं। मतलब डाइपेप्टाइड्स का मतलब कि दो एमाइनो एसिड मिलके ये पेप्टाइड बना। तो ये प्रोटीन का जो सबसे छोटा स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड के बीच के बॉन्ड को क्या कहा जाता है? पेप्टाइड्स। तो अब बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है ये। अब फिर अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो जो पॉलीसेकेराइड्स हैं उनको एमाइलेज तोड़ रहे हैं, और किस में तोड़ रहे हैं? डाइसेकेराइड्स में तोड़ रहे हैं। और ये डाइसेकेराइड्स में टूट रहे हैं जो काइम में प्रेजेंट हैं। फिर अगर हम फैट्स की बात करें, जो फैट्स हैं ये कार्ब्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और ये प्रोटीन्स हैं, इनका डाइजेशन हो रहा है। और फैट्स के डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम? लाइपेजेस, वो इनको डाइग्लिसराइड्स में तोड़ता है। और डाइग्लिसराइड्स जो है वो मोनोग्लिसराइड्स में टूटते हैं। कौन तोड़ता है उनको? उनको भी लाइपेजेस ही तोड़ते हैं। फिर अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें, डीएनए या आरएनए की बात करें, उनको कौन तोड़ता है? तो न्यूक्लिक एसिड्स को न्यूक्लियेजेस तोड़ रहे हैं। किसमें तोड़ रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में तोड़ रहे हैं। तो ये सारे के सारे ये एंजाइम जो है वो ऐसे फंक्शंस कर रहे हैं इन जो फूड कंपोनेंट्स हैं इनको तोड़ने में, फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में। जो एंजाइम है, जो सक्कस एंटेरिकस है, वो एंड प्रोडक्ट्स पे काम करता है इनके, और क्या बना देता है कि लास्टली जो है सक्कस एंटेरिकस का मतलब कि जो इंटेस्टाइनल जूस जो है वो इनको लास्ट स्टेज पे लाके इनको ऐसा बना देता है कि इनकी अल्टीमेटली क्या हो जाती है पॉसिबल? एब्जॉर्प्शन। तो ये एब्जॉर्बेबल बन जाते हैं ताकि इनको एब्जॉर्ब किया जा सके कि सबसे छोटी फॉर्म में बेसिक यूनिट, जैसे अमाइनो एसिड में टूट गया, ग्लूकोज में टूट गया, फ्रक्टोज में टूट गया, या फिर मोनोग्लिसराइड में टूट गया, न्यूक्लियोसाइड्स में टूट गया, तो उनको फिर अल्टीमेटली एब्जॉर्ब किया जाता है किसके द्वारा? स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा। कौन से पार्ट में? इलियम में उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये सारी प्रोसेस जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर ही होती है। अब इसके बाद जो ये वाला स्टेप है सबसे छोटे वाला जो है, अब यहां हम देखते हैं कि क्या होता है। जो डाइपेप्टाइड्स हैं उनके ऊपर डाइपेप्टाइडेज एंजाइम काम कर रहा है। ये सक्कस एंटेरिकस में है, और ये किस में तोड़ देता है? एमाइनो एसिड्स में तोड़ देता है। फिर अगर माल्टोज है तो माल्टोज के ऊपर माल्टेज एंजाइम काम करता है, और ये किस चीज में तोड़ देता है? ग्लूकोज के 2 यूनिट्स में तोड़ देता है इसको। लैक्टोज की बात की जाए तो ये ग्लूकोज और साथ में गैलेक्टोज में तोड़ देता है। अगर सुक्रोज की बात की जाए, ये तीनों ही डाइसेकेराइड है। लैक्टेज, ये सुक्रेज एंजाइम काम करता है यहां पे, तो ये ग्लूकोज और साथ में फ्रक्टोज में तोड़ देता है। अब ग्लूकोज, फ्रक्टोज या गैलेक्टोज, इनको बड़ी आसानी से हमारी इंटेस्टाइन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ने के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है। न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ने के लिए किस में तोड़ना है? न्यूक्लियोसाइड्स में तोड़ना है। न्यूक्लियोसाइड्स में तोड़ना है तो इसको न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। जब न्यूक्लियोसाइड्स को तोड़ना है, किस में तोड़ना है? सुगर में तोड़ना है, या फिर बेसिस में तोड़ना है, या फॉस्फेट ग्रुप है, तो वहां पे न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है जो इनको तोड़ने का काम करते हैं। और अगर फैट्स की बात करें, डाई और मोनोग्लिसराइड्स हैं, डाई और मोनोग्लिसराइड्स हैं, तो उनको तोड़ने के लिए लाइपेज एंजाइम चाहिए होता है जो उनको फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में तोड़ने का काम करते हैं।
तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, तो ये जो यहां पे अमीनो एसिड, ग्लूकोज, 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 गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, शुगर, बेसेस, फैटी एसिड, ग्लिसरोज, इनको अल्टीमेटली इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो वॉल के द्वारा यहां एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब ये इससे ज्यादा उनको छोटा नहीं किया जा सकता तोड़ के, ना और डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। अब इस फॉर्म में डाइजेशन होने के बाद इनको ब्लड कैरी कर लेता है इस फूड को और अपने साथ ले जाता है हार्ट में या लिवर में, वहां से उनके टारगेट ऑर्गन्स तक उनको पहुंचाया जाता है। किस चीज के लिए? एसिमिलेशन के लिए पहुंचाया जाता है। तो यहां क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन। कहां हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और एब्जॉर्प्शन के बाद उसको लिवर उनको सेंड कर देता है एसिमिलेशन के लिए, जरूरत होती है वहां पे, उस जगह उसको सेंड कर दिया जाता है। फिर ये जो मैक्रोमोलिक्यूल हैं ये टूट गए। अब इनका क्या होता है, ये ड्यूडेनल और जेजुनम रीजन में ये हुआ। अब ये सिंपल सब्सटेंसेस जो है वो इनको इलियम में जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब उसके बाद जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें या इलियम की बात करें तो वहां पे डाइजेस्टिव एक्टिविटीज नहीं होती हैं। वहां पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा रीजन है? ये इलियम। और अगर इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन और ये इलियम जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इन पार्ट्स में नो डाइजेशन, कोई डाइजेशन नहीं होती है। और दूसरी बात, यहां पे एब्जॉर्प्शन होती है फूड की, डाइजेस्टेड फूड की एब्जॉर्प्शन होती है, और यहां पे एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की और साथ में मिनरल्स की। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो मिनरल्स हैं या फिर ड्रग्स हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है। फिर उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा, ऐसा फूड भी है जो अच्छे से पचा नहीं और सॉलिड वेस्ट रह गया, तो ये जो फूड है इसको स्मॉल इंटेस्टाइन पास ऑन कर देती है लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन इसको आगे ले जाती है और इसको स्टोर कर देती है रेक्टम के अंदर। तो ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट कहलाता है। इसको ह्यूमन बीइंग अपने एनल स्फिंक्टर, एनस के द्वारा जो है वो पास ऑन कर देता है बाहर। ये वॉलंटरी प्रोसेस है। तो जैसे ही रेक्टम के अंदर ये स्टोर हो जाएगा, वहां से ये रिफ्लेक्स होएगा, अपने आप ही मतलब एक अर्ज होएगी जो पास ऑन करने के इसको। तो ये सारा का सारा रहा डाइजेशन प्रोसेस का, कि कैसे डाइजेशन होता है और उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। और ये यहां पे रेक्टम के अंदर जो है, अब जो मस्कुलर एक्टिविटी होती है एलिमेंट्री कैनाल की, वो चलती रहती है साथ में। तो इसमें इसके साथ जो है कुछ न्यूरल मैकेनिज्म भी होता है, वो लोकल या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू भी होता है, या फिर हार्मोनल कंट्रोल भी होता है सिक्रीशंस का, जैसे डाइजेस्टिव जूसेस हैं या लोकल हार्मोन्स हैं। तो ये सारे के सारे पार्टिसिपेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और डाइजेशन को सक्सेसफुल बनाते हैं। तो इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं खत्म हुआ। जल्द ही हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।